हाँ जी सर, सबसे पहले आ जाओ जी, क्लास स्टार्ट करें। तो सबको गुड आफ्टरनून। दोपहर हो गई। मज़ा आया टेस्ट देने में? आया? सही। सब आता था लेकिन ये मेरे भाई, ये तूने बड़ी गजब बात करी, थैंक यू सो मच। उसी के लिए कलम चलाना चालू करवाया। यस, स्टार्ट। तो हमारा लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ क्या? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बिल्कुल फोकस रखना है, बिल्कुल 1-2 मिनट, थोड़ा रिदम बनाते हैं क्लास की। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको इस एक्ट के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा रिवीजन, जहाँ तक पढ़ लिया है उसकी रिवीजन, फिर आगे की क्लास चालू। मैंने कहा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जब ये एक्ट आया तो ये आया था 1 जुलाई 1930 को। इस एक्ट के नाम के आगे पहले लिखा होता था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब इंडियन शब्द को इन्होंने 1963 में ओमिट करा, हटाया, और अब इस एक्ट का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था, किस चीज का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मतलब ये चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में पढ़ाया जाता था और साथ में इस एक्ट को फॉलो किया जाता था। अब समय की डिमांड जो है वो धीरे धीरे, वक्त जो है वो बदलता रहता है। नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ बायर जैसे ही बढ़ते गए और उनके बीच के डिस्प्यूट जैसे ही बढ़ते गए, तो ऐसा फील हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि सर एक काम करते हैं, अब सेलर और बायर के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने ये सेपरेट एक्ट बनाया 1930 के अंदर। तो 1930 में ये वाला एक्ट 1 जुलाई को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 7th चैप्टर से अलग करके यहाँ पर बनाया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैंने आपको ये बताया कि ये वाला जो एक्ट है, इस एक्ट में हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो पढ़ने हैं वो 4 पढ़ने हैं। क्लियर है? तकरीबन 12 नंबर के, 13 नंबर के आप आसपास का आपके एग्ज़ाम में ये एक्ट जो है वो आने वाला है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? 4 नंबर ऑफ यूनिट में मैंने आपके लिए पिछली क्लास में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करवाया था। यूनिट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सबसे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 7 गुड्स की। वो डेफिनेशन क्या बात बोलती है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, छोड़कर, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक्स, growing crops and trees which are forming part of land and agreed to severed from the land। मतलब गुड्स हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, 2 चीज़ों को छोड़कर, मनी और एक्शनेबल क्लेम को। तो मेरे बेटे, मनी का मतलब क्या होता है? मनी मतलब लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, उसको आप मनी बोलते हो। जो मनी करेंसी जो प्रचलन में है उसको आप मनी बोलते हो। लेकिन ओल्ड कॉइन्स, 200 साल, 150 साल, 100 साल पुराने, वो ओल्ड कॉइन को क्या ट्रीट किया जाता है? गुड्स ट्रीट किया जाता है। ये ओके था। एक्शनेबल क्लेम को हम कौन से एक्ट में पढ़ते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हम लोग एक्शनेबल क्लेम को पढ़ते हैं। बात को समझ में आ रही है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हम एक्शनेबल क्लेम को पढ़ते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन में कोई दिक्कत हुई थी? एक मैंने सेलिएंट, कोई साइलेंटली बात बताई कि गुड्स की डेफिनेशन को बताते वक्त मैंने कुछ आप लोगों को बताया था कि गुड्स में अगर आप गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क को अगर ट्रांसफ़र करते हो तो वो गुड्स माना जाएगा, क्योंकि वो मूव कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करते हो, चल रही है ना आवाज़ बेटे? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को भी? सही है। लेकिन अगर आप बात करते हो लैंड और बिल्डिंग की, तो लैंड और बिल्डिंग एक इमूवेबल एसेट्स होती है, वो गुड्स नहीं होती, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आती है। ये बात ओके थी।
फिर हमने पढ़ाई करी थी गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेरे बेटे गुड्स होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, एक होता है कॉन्टिंजेंट गुड्स। बेटे मेरे एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में होते हैं, उनका वजूद होता है, मतलब वो गुड्स कहीं ना कहीं तो है, चाहे वो बल्क में हो, चाहे वो अलग से कहीं रखे हो, वो कहीं ना कहीं वो गुड्स जो है वो होगा, उसको क्या कहते हैं हम? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 टाइप के होते हैं, वो भी बताया था। एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एज सर्टेन गुड्स और एक अन एज सर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफाइड होता है। आपको पहले से पता होता है, आईफोन का एग्जांपल दिया था। एज सर्टेन गुड्स वो गुड्स होता है जो आप बल्क में से पहले क्या करते हो? सेपरेट करते हो। मतलब अन एज सर्टेन गुड्स वो गुड्स जो कि केप्ट इन बल्क, बल्क में रखा है, उस बल्क में से सेपरेट जब गुड्स करा तो उसको क्या कहते हैं? एज सर्टेन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद होता है, और स्पेसिफाइड गुड्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। यहाँ तक ओके था? तो गुड्स के 3 टाइप थे, कौन कौन से? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो मेरे बेटे एग्जिस्टिंग गुड्स ओके है। फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? फ्यूचर गुड्स का मतलब वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाते वक्त वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं होता। यहाँ तक ओके है? जैसे फार्मर का एक आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि एक फार्मर ने बोला 2 महीने बाद मेरे खेतों में जितनी भी फसल होगी वो सारी फसल तुझे बेच दूंगा। उसने कहा पेमेंट भी मैं 2 महीने बाद करूंगा। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वहाँ पर गुड्स जो है क्या प्रेजेंस में है? वो फ्यूचर गुड्स हो गया। और तीसरा क्या था? कंटिंजेंट गुड्स, मतलब एक ऐसा गुड्स जिसका देना और ना देना बराबर होता है, डिपेंड होता है, बराबर नहीं होता, डिपेंड होता है किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर। जैसे मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ समंदर में, तो किसी ने बोला कि क्या तू अपनी मछली मुझे सेल कर देगा? मैंने कहा देख, पकड़ी जाएंगी तो बेच दूंगा, नहीं पकड़ी गई तो मेरे पीछे मत पड़ी होगी, तूने वादा किया था निभाया नहीं। मोहब्बत थोड़ी है। समझ गए बात को? ठीक है जी, क्लियर है? अब इसके बाद एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर और कंटिंजेंट मैंने आपको बता दिया। एग्जिस्टिंग के 3 टाइप्स बता दिए थे, स्पेसिफिक, एज सर्टेन और अन एज सर्टेन। मेरे बेटे फ्यूचर गुड्स पिछली क्लास में बता दिया, कंटिंजेंट गुड्स मैंने पिछली क्लास में बता दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया था। क्लियर है? यहाँ पर शायद कुछ कटा हुआ है, और वो क्या कटा है वो भी मैं बताऊंगा। ये दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर शायद ये ऊपर हो गया, हाँ आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो चलो जी, अब आज की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो जरा शांति का दान देना। अब तीसरा टॉपिक बेटे, पहला गुड्स का मतलब सबको समझ में आ गया? क्या गुड्स का मतलब समझ में आया? यस, ठीक है। गुड्स के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स बताए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? अब तीसरी बात, क्योंकि आप जो यूनिट पढ़ रहे हो उस यूनिट का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आप बना रहे हो, फॉर्म कर रहे हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो मेरे बेटे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है जी। तो ध्यान से सुने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे ही मैं ये शब्द बोलता हूँ तो क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं होता कि कुछ 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग हैं? क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो यहाँ बात किसकी कर रहे होंगे? गुड्स की। और 2 लोग में से एक जरूर सेलर होगा और एक कौन होगा? और वो एक दूसरे को गुड्स दे रहे होंगे। क्लियर है? कुछ ऐसे ही आता है ना। क्या वो गुड्स के साथ गुड्स की ओनरशिप नहीं दे रहे होंगे? चोरी का गुड्स है नहीं ना, गुड्स के साथ गुड्स की ओनरशिप को भी दे रहे होंगे। कुछ आ रहा समझ में? क्या वो गुड्स के बदले में प्राइस नहीं ले रहे होंगे? वो गुड्स के बदले में प्राइस भी ले रहे होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कुछ एक मिक्सअप है। मिक्सअप क्या? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग
जब दो या दो से ज़्यादा लोग, एक सेलर और एक बायर, या तो इमीडिएटली अभी हाथ के हाथ सामान दिया, पैसा लिया, घर आ गए, या बाद में सामान देंगे, पैसा भी बाद में, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, अभी सिर्फ एग्री कर रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम आए होगे तो पहले मैडम से आप मिले होगे, तो मैडम हमें क्लासेस लेनी है, फिर मैडम ने आपको टाइमिंग वगैरह बताई होगी, फ़ी वगैरह बताई होगी, शायद आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो वो एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ था आपके और मैडम के बीच में, एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या उसी समय क्लास स्टार्ट हो गई थी? जैसे ही आप आए वहीं गिरेबान पकड़ी, चल अंदर चलो भाई बैठ, यहीं पढ़ा। अभी ऐसे तो नहीं हुआ, क्लासेस बाद में हुई होगी, 1 हफ्ते, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बाद। तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब अभी हमने सिर्फ एग्रीमेंट बनाया। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब जब एक सेलर बायर से मिलता है, या तो इमीडिएटली सामान देता है या फ्यूचर में देगा, मतलब एग्रीमेंट करेगा और गुड्स को ट्रांसफर करेगा, साथ में किसके लिए? प्राइस के लिए। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तो देसी भाषा में था, जो हमारी और आपकी लैंग्वेज होती है समझाने के लिए। अब ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लॉ में किस तरीके से लिखा है, पहले उसको लिखता हूँ और उसकी एनालिसिस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब, ध्यान से सुनना बेटे, व्हेन वन पर्सन, नोट नहीं करना, करना हो तो कर लो, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी in goods to buyer for price। कुछ समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इन्होंने यहाँ पर क्या मतलब बताया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। ध्यान से सुनना भाई, सबके सब, जितने भी बैठे हो सब ध्यान से सुनो। ट्रांसफर मतलब होता है मेरे भाई इमीडिएटली, यानी कि क्या हो गई, सेल हो गई। और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब होता है एग्रीमेंट टू सेल, एटीएस। सुना है कभी? अभी सेल नहीं करी है, सेल करने का क्या किया है? एग्रीमेंट। वो फार्मर वाला जो एग्जांपल है, वहां पर क्या करता है? सिर्फ इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को बेशक आप फ्यूचर में डिलीवर कर दो, लेकिन ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बात पता है किसकी करता है? ओनरशिप की। और यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। तो आप लोग ये समझ रहे होगे प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, ये सब। प्रॉपर्टी मतलब पिछली क्लास में बता दिया है ओनरशिप। क्या जनरल प्रॉपर्टी बताया था? एक बार और बता देता हूँ बेटे। प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक जनरल, देखो यहाँ बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है जनरल प्रॉपर्टी, और एक कौन सी होती है बेटे? स्पेशल प्रॉपर्टी। बेटे जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल में फ़र्क क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब, फॉर एग्जांपल किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना कोई सामान गिरवी रखा, फॉर एग्जांपल लैपटॉप गिरवी रखा 20,000 रुपये में 3 महीने के लिए। तो मिस्टर बी के पास लैपटॉप गिरवी रखा है, 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये बताओ, क्या मिस्टर ए ने लैपटॉप को गिरवी रखते वक्त उस लैपटॉप की ओनरशिप बी के नाम पर ट्रांसफ़र करी होगी? ऐसा होता है कभी? आप मुथूट फाइनेंस जाओ अपना गोल्ड लोन लेने, तो गोल्ड वहाँ जमा करो, तो क्या ओनरशिप उन्हीं के नाम पर कर देते हो? नहीं ना, ओनरशिप ए के नाम पर ही रहेगी। अब सपोज करो ड्यू डेट पर ए जो है 3 महीने हो चुके, 20,000 रुपये देने का नाम नहीं है। बी ने 2-3 बार 4 बार मांग भी लिए पैसे, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे वो नहीं दे रहा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब मिस्टर बी पे अधिकार है कि वो उस लैपटॉप को बाहर बेच सकता है। क्लियर है? लेकिन बी के पास ओनरशिप तो नहीं है। तो बेटे तो कानून या मिस्टर बी को स्पेशल प्रॉपर्टी का अधिकार देता है कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आप बेच दो। तो ये किसी पर्टिकुलर, ये प्लेज वगैरह के केस में ही होता है। समझ में आ गई बात? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स ओनली इन, समझ गए,
और ये स्पेशल प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है, वहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर है? तो देखो जी, व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स इन टू बायर फॉर, तो यहाँ पर गुड्स का मतलब बता दिया, बायर फॉर प्राइस। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। सर प्राइस क्या है? बेटे मेरे, प्राइस का मतलब पार्टली मॉनेटरी हो सकता है और पार्टली बार्टर भी हो सकता है, फुली मॉनेटरी भी हो सकता है। तो ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 2 क्या बात करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 क्या बात करता है? कंसीडरेशन। तो बेटे कंसीडरेशन में मैंने बताया था, कंसीडरेशन में भी एडिकेट और इनएडिकेट, बट इन द केस ऑफ इनएडिकेट कंसीडरेशन यू हैव टू चेक द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। याद है? तो पार्टली मॉनेटरी कर लो या इनएडिकेट कंसीडरेशन कर लो, प्राइस का होना बहुत जरूरी है। तो समझ में आई बात? ये क्या मतलब बताया मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। एक काम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा होता है जिसको मैं इस नाम से जानता हूं, अदर फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो 4 काम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होते हैं, 5वां कभी भी नहीं हो सकता। पहला, या तो गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट होगी, ये एंड है, और गुड्स की पेमेंट भी क्या होगी? तुम में से कोई सुबह दूध लेने गया होगा 1 किलो अमूल का, तो जैसे पैसे दूसरे दूध दिया होगा, तुमने क्या दिया होगा? इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट। दूसरा, हो सकता है तुम में से किसी का कार्ड भी चलता हो, कार्ड नहीं बन जाता दूध का, महीने के एंड में पैसे देते हैं, वो दूध अभी देता है और आप लोग पैसे कब देते हो? महीने के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और फ्यूचर पेमेंट, ऐसा भी हो सकता है या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इमीडिएट पेमेंट करी और डिलीवरी कब है? जैसे अमेज़ॉन पे कुछ ऑर्डर कर दो ऑर्डर, पेमेंट कब करते हो? जनरली कैश ऑन डिलीवरी जो नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ शातिर होते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे ही आते हैं, लेकिन जनरली लोग क्या कर देते हैं। और चौथा सबसे बढ़िया, फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर। तो वो किसान वाले एग्जाम्पल को याद करो। किसान ने क्या बोला कि सर 2 महीने बाद सारे खेतों के वो जो है तुम्हें दे दूंगा आलू। उसने कहा पैसे ही मैं कब दे दूंगा? आई बात समझ? इसको कहते हैं फ्यूचर पेमेंट और फ्यूचर डिलीवरी। क्या कोई 5वां काम हो सकता है? सोच के देखो, दिमाग में आएगा नहीं क्योंकि है ही नहीं। 5वीं कोई भी फॉर्मेलिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं हो सकती। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया आपको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब इट मीन्स व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स मतलब सेल इमीडिएटली, और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब एग्रीमेंट टू सेल जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। पढ़ ले जरा, आ जाओ बेटे। यहां लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? तो बेटे इट मीन्स व्हेन ए सेलर ट्रांसफर्स और जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर, बता दिया। इसकी एनालिसिस है बेटे, कम से कम कितनी पार्टी होती है? सेलर और सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स द गुड्स, ये सेलर का मतलब है। और बायर मीन्स ए पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय। अच्छा, सेल्स और एग्रीज टू सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल मतलब इमीडिएटली और एग्रीज टू सेल मतलब सब्जेक्ट मैटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होना चाहिए? अच्छा, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हो तो क्या वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट होता है? वो ट्रांसफर ऑफ
प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का पार्ट है। अगला है ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स। ट्रांसफर मतलब इमीडिएटली हो रहा है फ्रॉम सेलर टू, और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर हो रहा है इन फ्यूचर फ्रॉम सेलर टू। यहां तक कोई दिक्कत? बेटे सेल के अंदर ये बड़ी अच्छी बात है, सेल में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कहते हैं और एग्रीमेंट टू सेल में जरा इसको समझा दूं, ध्यान से सुनना बेटे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, पहला चैप्टर पहला यूनिट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैंने आपको बताए थे, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली। अब यहां पर एग्जीक्यूटेड क्या था? जब दोनों पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, यानी कि ए ने बी को दे दिया गुड्स और बी ने ए को क्या दिया? ए ने बी को गुड्स दिया और बी ने ए को क्या दिया? मनी दिया। ए ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली और बी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली, तो तुम्हें नहीं लगता सेल हो गई? तुम्हें नहीं लगता इसको एग्जीक्यूटेड बोल सकता हूं? एग्जीक्यूटेड मीन्स व्हेन बोथ द पार्टी हैज परफॉर्म एज पार्ट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, उसी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दूसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टी ने अभी सिर्फ प्रॉमिस किया है, एग्री किया है परफॉर्म करने का, परफॉर्म नहीं किया। जहां पर दोनों पार्टी का प्रॉमिस अभी मैंने बताया था, याद करो, आउटस्टैंडिंग है। जैसे आप क्लासेस की बात करने आए और हमने कहा क्लास 10 अप्रैल को जब स्टार्ट होगी, और आपने भी कहा ठीक है जी, हम क्लास को 10 अप्रैल से ही लेंगे, फीस भी कब पे करेंगे? 10 अप्रैल को। कुछ समझ में आ रहा है? तो दोनों ही सिचुएशन में परफॉर्मेंस दोनों पार्टी की क्या है? वैसे हम कुछ गुड्स बेचने और खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने समझा दिया। जब दोनों ही पार्टी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट टू सेल और एग्जीक्यूटरी। क्लियर है जी? %39 हो जाएगा काम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? प्राइस। तो ये कहता है, एक हेल्प कर दो यार छोटी, ये बैग को देना, आराम से हिले ना ऊपर से। 1 मिनट। आ जाओ जी। अरे कहाँ 1 मिनट में कहीं गायब हो गया, सीधी बात करना चालू है। ओ अंकल हो, इधर आओ। टीम सी बन जाती है, जैसी गुटबाजी चालू हो जाती है, जैसे टीचर 1-2 मिनट के लिए बाहर चला गया। क्या बात हो रही है? धमकियाँ दे रहे। आ जाओ, चलो चलो चलो। अब बात करता है ये प्राइस की। चलो जी, प्राइस। तो प्राइस क्या है? कंसीडरेशन शुड बी बाय वे ऑफ, लेकिन पार्टली बार्टर और पार्टली मॉनेटरी भी चलेगा, बताया था मैंने। कह रहा हाउ एवर इफ देयर इज पार्टली प्राइस एंड पार्टली एक्सचेंज, एक्सचेंज को क्या कहते हैं? बार्टर, देन एंटायर ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, वाई ने जेड से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस, ₹350 पर बैग
फॉर 30 बैग्स एंड 10 बैग ऑफ व्हीट टू बाय गिवन बाय जेड। सुनो जी ध्यान से, वाई देगा 350 30 बैग, और एक बैग कितने का है? जेड 350 रुपये भी देगा और साथ में 10 बैग व्हीट के देगा, गेहूं के 10 बैग। समझ में आई बात? इसको कहते हैं पार्टली बार्टर और पार्टली मोनेटरी, मतलब कि पैसे भी लिए और कुछ एक्सचेंज भी कर दिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात कुछ समझ में आई बेटे? आ रहा है समझ में? देखो अलग से भी बता रहा हूँ और पढ़ा के भी बता रहा हूँ। अगला कह रहा है सर अदर फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की? तो 4 बातें हैं, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट, फ्यूचर डिलीवरी एंड फ्यूचर, इमीडिएट डिलीवरी फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट। क्लियर है? चलो जी, अब अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मोस्ट भी बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू यहाँ सेल है, एग्रीमेंट टू सेल, और ये है बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहली बात मेरे भाई, ओनरशिप सेल में कब ट्रांसफर होगी? आप ऐसे नहीं बोल सकते इमीडिएटली। फ्रॉम सेलर टू, मैं ओनरशिप कब ट्रांसफर करूंगा? इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल में कब दूं ओनरशिप? अच्छा, आप लोग आए, आपने मुझसे बोला कि सर क्या आप अपनी स्कूटी मुझे बेचोगे? मैंने कहा यस बेचूंगा। मैंने कहा कब खरीदोगे? आपने कहा अगले हफ्ते। मैंने कहा ओके। आपने कहा कितने रुपए में? मैंने कहा 30,000 रुपये में। आपने कहा ठीक है अगले हफ्ते ले लेंगे। बात हो गई, क्या बना? और आप कह रहे हो एक काम करो, पेपर वेपर अभी दे दो, पैसे हम एक हफ्ते बाद आएंगे ना। भरोसा नहीं है? बच्चे हैं सर, इमेजिन करो हम कितने अच्छे हैं। तो आप पेपर वेपर दे दो। दे दूंगा पेपर, पहले तो तुम्हें ऐसे घुमाऊंगा, बाकी तुम समझ गए। आगे आ जाओ। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इन, सही है। दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस, कौन सा गुड्स इन्वॉल्व होता है सेल में और कौन सा गुड्स इन्वॉल्व होता है एग्रीमेंट टू सेल में? पहले तो गुड्स के टाइप्स बताओ, पीछे से तू बता सकती लास्ट। टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। तो बताओ सेल क्या फ्यूचर गुड्स की हो सकती है? सेल में कौन सा गुड्स होता है? कंटिंजेंट की तो बात ही मत करो, वो तो अभी पता ही नहीं है मिलेगा या नहीं। एग्जिस्टिंग गुड्स। और एग्रीमेंट टू सेल हम किस गुड्स के लिए बनाते हैं? क्या एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए नहीं बना सकते? मेरा ये फ़ोन कौन सा है? एग्जिस्टिंग। तुमने कहा सर बेच दो, मैंने कहा कल खरीद लिए। तुमने कहा पैसे भी कल दे देंगे। ये कौन सा है? एग्जिस्टिंग है। और एक फार्मर वाला एग्जाम्पल, फार्मर ने बोला 2 महीने बाद दूंगा गेहूँ, तुमने कहा पैसे भी 2 महीने बाद। वहाँ गुड्स कौन सा है? मतलब एग्रीमेंट टू सेल में एग्जिस्टिंग गुड्स भी होता है, फ्यूचर भी होता है। आया कुछ समझ या नहीं? ये वाला, ये वाला। अरे मेरे बेटे, तूने बोला कि सर क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन मुझे बेच दोगे? पता मोबाइल फ़ोन है मेरे पास या नहीं है? जेब में। मैंने कहा बेच तो दूंगा, लेकिन फ़ोन के अंदर बहुत सारी प्राइवेट फ़ोटोज़ है मेरी, ठीक है। अब वो सारी की सारी फ़ोटोज़ को मैं अपने पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव में सेव करूँगा, तो एक दिन का समय लगेगा। कल आ जाइयो, कल बेच दूँगा। तूने कहा सर पेमेंट भी कल ही दे दूँगा। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ? सेल या एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन गुड्स कौन सा है? एग्जिस्टिंग। समझ में आ गया? ओके।
अब तीसरी बात, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटे आपको नहीं लगता सेल में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है? कौन सा? और एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मतलब सेल जब इमीडिएटली हो रही है तो पक्का दोनों पार्टी परफॉर्म कर रही होगी। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी मतलब कि सर अभी किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए ये डिफरेंस को पढ़ाया जाता है, बेटे याद रखना, राइट्स, बेसिस ऑफ डिफरेंस है राइट्स अवेलेबल टू बायर। कोई गलत चीज सेलर कर देता है तो बायर पे कौन से राइट अवेलेबल होते हैं सेल में, और कौन से राइट अवेलेबल होते हैं एग्रीमेंट टू सेल में। ठीक है बेटे, सेल में बायर पे राइट होता है जस्ट इन रेम। जस्ट इन, इस जस्ट इन रेम का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्या? पूरी दुनिया में किसी के खिलाफ भी केस कर सकता? पागल है, जिस मर्जी को पकड़ के केस कर देगा। जिसने भी फ्रॉड किया हो बायर के साथ, चाहे वो सेलर हो चाहे सेलर से जुड़ा हुआ कोई और बंदा हो, सब पे केस कर सकता है। आया कुछ समझ? बिना एग्जाम्पल के नहीं, एग्जाम्पल देंगे इस पर, आ जाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सेल पे। मान लो कि एक सेलर है, दिनेश नाम का, ठीक है जी? तुम में से कोई है दिनेश? आया नहीं? टेस्ट था ना आज? आज अनाउंस हो गया तो टेस्ट है। तो एक दो चेहरे, तीन चार चेहरे मुझे नज़र नहीं आ रहे, आ जाओ। वो तीन चार चेहरे मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं अभी, लेकिन वो कम से कम क्लास तो ले रहे, एक दो वैसे भी नहीं आए। इसको क्या हो गया? चलो जी, मिस्टर दिनेश, बेटे ध्यान से सुनो। ओ अंकल इधर आ जा। मिस्टर दिनेश ने सेल करा, मान लो फ्रिज, किसी बायर वन को, ठीक है जी? अब बायर वन, ये ना मेरे साथ एक बार हुआ है, तो एक काम करता हूँ ना, जो हुआ है वो वही बता देता हूँ। तो एक बार, अभी कुछ साल पहले की बात है, हो गए 5-6 साल इस बात को, 4-5 साल। तो मेरी मम्मी ना रोज़ मुझे बोलती थी, भाई ओवन लेके आ जा, अवन लेके आ जा। जहाँ मेरी माँ को कुछ गर्म करना पड़ता वो खुद गर्म हो जाती क्योंकि गैस वैस जलानी पड़ती है। अब मेरी माँ रोज़ मुझे कहेगी भाई ओवन लेके आ जा। तो मैं भी मेरी माँ का बहुत ही मतलब सारी बात मानने वाला लड़का हूँ, बहुत अच्छे से सारी बात मानता हूँ। जब तक 80-100 बार ना बोल दे तब तक वो काम। मेरी माँ रोज़ बोलेगा लेके आ जा, ओवन लेके आ जा। एक दिन कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई, मगर ये औरत अब ओवन से भी ज़्यादा गर्म हो रही है अब तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैंने कहा चल भाई आज ओवन लेकर आते हैं। तो मैं अपने घर से निकला, तो मैंने सोचा ओवन कहाँ से लिया जाए। तो एक बहुत अच्छी फेमस दुकान है विजय सेल्स, विजय सेल्स गए हो गए आप लोग भी? तो मैं ना कोई भी सामान वहीं से लेता हूँ, विजय सेल्स से। मुझे सही ईजी लगता है, हालांकि 100-200-400 रुपये महंगा ही होता है, लेकिन ईजी लगता है। तो विजय सेल्स में मैं पहुँचा, मैंने ओवन उस बंदे से ख़रीद लिया। पहले तो उसने वो बहुत सारे ओवन दिखाए और मैंने देखने का नाटक किया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता वो कह रहा सर इसमें ये बनेगा, पिज़्ज़ा बनेगा। मैं भी उससे खानों का भी बात है भाई, इलायची डाल सकते हैं क्या? ठीक है मैं भी उसको पकाने में लग रहा हूँ। मैं कहा जब खरीद रहे हैं तो अच्छी तरीके से ले।
उससे खामखा के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं कहा भाई गर्म पानी गर्म कर सकते हैं क्या, ठीक है। और वो भी मेरे को जवाब दे रहा, मन में तो गालियाँ दे रहा था लेकिन वैसे जवाब दे रहा। तो उसने फाइनली मेरे को बोला कि ये वाला ओवन ले लो। तो मैंने कोई बजाज कंपनी का कोई पता नहीं ओवन था, वो मैंने ले लिया। क्या हो गया भाई, मुझे लगा पैंट वैंट फट गई किसी की। अब क्या हुआ जी, मैंने ओवन ले लिया। ओवन जैसे ही मैंने लिया, मैंने बिल पे किया, ठीक है। जैसे ही मैंने अमाउंट दिया, मेरा बिल जनरेट हो गया मेरे नाम से। ओवन का मालिक कौन हो गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई मेरे पास। इतने में मेरा फ़ोन बज गया, फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन उठाया, मत पूछना किसने फ़ोन किया था, ठीक है जी। उसने कहा कि भाई इमीडिएटली आ जा, अभी अभी मिलना है अभी, ठीक है, समझ गए, अभी कह रहे अभी मिलना है, अभी मिलना है। अब उसके आगे क्या दुनिया जान के, ओवन और क्या फ्रिज और क्या टीवी, ठीक है जी। मैंने उसको बोला, विजय को, विजय सेल्स को, मैं कहा भाई ये ओवन तेरा यहाँ रखा हुआ है, ओनरशिप किसके पास है? मैं कौन हूँ? बोलिए मत दीपक पाठक बायर हूँ, ठीक है जी, मैं हूँ बायर, मैं ओनरशिप मेरी जेब में। मैंने उसको बोला भाई कल तेरे पास आऊँगा और ये ओवन तेरे से लेके जाऊँगा, मेरे को अभी अर्जेंटली कहीं जाना है, बहुत ही अर्जेंट है, तुझे मैं बता नहीं सकता। वो कह रहा सर समझ गया, आपकी लाली बता रही है गालों की कि आप कहाँ जा रहे हो, आराम से जाना थोड़ा है। मैं कहा ठीक है भाई, चला गया मैं। अब मैं अगले दिन पहुंचा विजय सेल्स, मैं कहा लाओ भाई मेरा ओवन दो। वो कह रहे हैं, करते नहीं, हम लोग भी करते। मैं को पागल हो गया, ओवन दे भाई, ये देख बिल चिट्ठा देख लेके घूम रहा हूँ। कह रहे आप लेके नहीं गए थे? मैं कहा भाई तुझे कुछ है याद, मैं नहीं लेके गया। अब वो बहुत बड़ा ऑफिस होता है विजय सेल्स का, तो वहाँ पता नहीं होता उनको। कह रहे सर आप तो ले गए हो। अरे मैंने कहा मैं नहीं लेके गया भाई। उन्होंने क्या करा, मेरा ओवन किसी और को बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, कैसे बिक सकता है? ओनरशिप किसके नाम पे? खुद ही सोच के देखना। जब सेलर विजय सेल्स ने बायर को ओवन बेच दिया, सेल कर दिया, देखो यहाँ पर इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, सेल कर दिया ओवन मिस्टर डी को, मिस्टर यहाँ पर नाम इसका भी बदलो, सेलर कौन है? विजय सेल्स। अब इस विजय सेल्स ने क्या करा, सेल हो चुकी है तो पक्का ओनरशिप किसके पास है? बायर मिस्टर डी के पास। कस्टडी थी इस बंदे के पास, किसी कारणवश कस्टडी रह गई। अब विजय सेल्स ने किसी बायर टू को, मिस्टर सी को, किसी बायर टू को ये ओवन बेच दिया। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर सी सच में सी नहीं है? ओनरशिप कहाँ है? इसके पास ओनरशिप कहाँ है? ऑलरेडी ओनरशिप किसके पास है? तो इस बेवकूफ़ ने उसको खरीदा कैसे? जब तुम कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो ओनरशिप के साथ खरीदते हो या नहीं? बिना ओनरशिप को खरीद के देखो, 2 बजे रात को ना क्राइम ब्रांच उठा के ले जाए और तुम्हारा बंदर बनाया तो कह रहा। तो वहाँ पर क्या है, मिस्टर सी यहाँ पर ओनरशिप के बिना सामान खरीद रहा है, तो क्या मिस्टर डी पे एक अधिकार है जिसको हम कहते हैं जस्ट इन राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब वो क्या करेगा, मिस्टर डी क्या करेगा, वो मिस्टर सी से गुड्स को रिकवर भी करेगा और इस पर केस भी फाइल करेगा। आया कुछ समझ? आया? लेकिन यही सेम सिचुएशन सेल की जगह एग्रीमेंट टू सेल होता तो ओनरशिप किसके पास होती? सेलर के पास। और सेलर ने इसको बेच दिया सी को, तो अब क्या यहाँ पर सी गलत है? सी को तो पूरी ओनरशिप मिली। लेकिन सेलर पे बायर मिस्टर डी केस फाइल तब भी कर सकता है एग्रीमेंट को तोड़ने का। तो इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बायर के पास राइट होता है जस्ट इन पर्सोनेम। कौन सा? इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट सेलर ओनली, और इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट, बेटा 4 मिनट बाद दोबारा आना,
होल वर्ल्ड। आया कुछ समझ? आया मेरे भाई? ओके। एक पॉइंट और है इसका, लेकिन पहले एक काम करता हूँ, पूरा इसको समझा देता हूँ नोट्स में, फिर वो वाला पॉइंट करते हैं। चल भाई, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या प्रॉपर्टी। तो बेटे ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर कब? सेल में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है? और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में। सेल में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल में सेल में कौन सा गुड्स इन्वॉल्व होता है? एग्रीमेंट टू सेल में एग्जिस्टिंग भी और बर्डन ऑफ रिस्क किसका होता है? बेटे देखो, मैं आपको एक ना यूनिट पढ़ाऊंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, यूनिट नंबर 3, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क किसको फॉलो करती है? ओनरशिप को। वहां मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करूंगा कि रिस्क ऑलवेज फॉलो करेगी किसको? ओनरशिप को। मतलब जो बंदा ओनर है गुड्स का, वही बंदा उसके लिए लाइबल होगा। गुड्स खराब हो गया या कुछ हो गया, क्लियर है? तो सेल में कौन लाइबल होगा? क्योंकि ओनरशिप किसके पास आ गई। और एग्रीमेंट टू सेल में नेचर ऑफ राइट क्या है? जस्ट इन, और इसमें जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पर्सन इन मतलब राइट अगेंस्ट सेलर ऑनली। यहां मैंने एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल समझ में आया ये वाला? ये पूरा मैंने आपको क्या हो गया, ये पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है अभी, ठीक है? अब एक लास्ट इसके अंदर ऑप्शन है, लास्ट पोर्शन है, तो वो लास्ट पोर्शन को जरा आप लोग ध्यान से सुनना। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, समझाना पड़ेगा पहले। वही है सेल और एग्रीमेंट टू। टॉपिक क्या है? बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ। क्या हुआ भाई? सेलर ने सेल कर दी, ठीक है जी। गुड्स था 20,000 का, बायर ने एडवांस पेमेंट कर दी 10,000 की। सेलर ने बायर को क्या दे दी? गुड्स की कस्टडी किसके पास है? मैडम थोड़ा पानी मिल सकता है? गुड्स की कस्टडी किसके पास है? मेरा खत्म हो गया। थैंक यू मैडम, सॉरी डिस्टर्ब किया आपने। पीना है किसी को? तो देख के उतना घूम गया। चलो जी, शांति आई थोड़ी सी। आ जाओ। गुड्स की कस्टडी किसके पास है? सेलर के पास। बायर ना गुड्स की कस्टडी 3 दिन बाद लेगा या 1 हफ्ते बाद लेगा, 10,000 रुपये बैलेंस देकर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओनरशिप किसके पास है? अब इसी बीच में क्या हुआ? बायर हमारा जो हो गया वो हो गया इंसॉल्वेंट। क्या हो गया? तो आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उस बंदे का कौन आता है? लिक्विडेटर आता है। और लिक्विडेटर एसेट्स को क्या करता है? और लायबिलिटी को
लिक्विडेटर एसेट्स बेचता है और लाइबिलिटी पे करता है। तो एक बात बताओ भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। लिक्विडेटर बंदे ने क्या किया, एसेट्स को सेल किया और लाइबिलिटी को पे कर दिया। समझ में आ गई बात? तो अब लिक्विडेटर आया और उसने एसेट्स की लिस्ट निकालनी स्टार्ट करी कि कौन कौन सी एसेट्स सेल करनी है। तो बताओ, ये वाली एसेट्स जिसकी ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास, क्या लिक्विडेटर ये एज्यूम नहीं करेगा कि इस एसेट्स का मालिक कौन है? तो लिक्विडेटर क्या करेगा, वो सेलर से उस गुड्स को क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। लेकिन सेलर कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो बोलेगा भाई पहले मेरे बैलेंस 10,000 दे। समझ गए? तो लिक्विडेटर सेलर से एसेट्स को रिकवर कर लेगा बैलेंस देने के बाद। क्लियर है? और अगर एग्रीमेंट टू सेल में बायर इंसॉल्वेंट हुआ है तो बेटे पहले बताओ ओनरशिप किसके पास है? तो क्या लिक्विडेटर ले सकता है सेलर से एसेट्स? एक चीज ले सकता है, अगर बायर ने सेलर को कुछ एडवांस दिया हो तो कैश भी तो एसेट्स होता है, तो लिक्विडेटर एसेट्स यानी कि कैश लेकर आ जाएगा। समझ गए? तो ये है हमारा तो बेटे ये है हमारा टॉपिक कौन सा, इंसॉल्वेंसी का। क्लियर है? तो जरा ये भी देख लो, इंसॉल्वेंसी और बायर में क्या कह रहा है, इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग द प्राइस द सेलर शेल हैव टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर, जिसको हम क्या कहते हैं, बिकॉज द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज पास टू द बायर। सिंस द सेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर कौन है, ओनर, ही कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर अनलेस ही इज पेड द। समझ गए? क्लियर है? अब अगला आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। तो जरा सुन लो, हायर परचेज का मतलब क्या होता है? क्या बेटे? नहीं अभी टाइम है, 20 मिनट है। नो 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 नो, यस, एक लास्ट डिफरेंस और कर लो। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग शुरू सुबह से बैठे हो, टेस्ट भी तुम्हारा पेंडिंग है, लेकिन लास्ट ये वाला कर लो, ठीक है? आ जाओ जी। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। तो जरा बताओ हायर परचेज का मतलब क्या होता है? बेटे हायर परचेज का मतलब एक रेंटल एग्रीमेंट। जब भी कोई पर्सन किसी से कोई गुड्स EMI पे ले रहा है, किसमें सुना है EMI, तो भी क्या होता है, हायर परचेज। हायर परचेज। क्लियर है? तो मैं कोई सामान, मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कोई फ्रिज मिस्टर बी से लिया हायर परचेज पर, तो इसकी पक्का कुछ क्या बनी होगी, तो जिसने ये लिया है उसको बोलते हैं हायर परचेजर। जिसने EMI पर ये चीज ली है उसको क्या कहते हैं, हायर। जिससे लिया है उसको कहते हैं हायर। तो हायर परचेजर ने क्या, हायर परचेजर इस गुड्स का, इस फ्रिज का ओनर बन गया। हायर परचेजर इस फ्रिज का ओनर तब बनेगा जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। तो समझ में आई बात? हायर परचेजर विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स व्हेन, जब वो पे करता है लास्ट इंस्टॉलमेंट। समझ में आई बात? तो सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? सेल में कब होती है? इमीडिएटली नहीं होती। और हायर परचेज में ऑन पेमेंट ऑफ
बताओ सेल में क्या बायर गुड्स को रीसेल कर सकता है? क्यों नहीं? मैं फ़ोन लेकर आया हूँ, मेरा मन मैं इस फ़ोन को रीसेल करूँ या पटरी के नीचे डाल दूँ या गंगा जी में बहा दूँ, मेरा फ़ोन। तो जनरली रीसेल बायर कर सकता है फ़ोन को या किसी भी चीज़ को इन द केस ऑफ सेल। क्या हायर परचेज में हायर परचेजर रीसेल कर सकता है? अरे वो ओनर ही नहीं है, कैसे कर देगा रीसेल? अभी किस्तें उसने भरी नहीं, सामान को बेच के आ गया, ये गलत बात है, ये नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो ऐसे ही कुछ डिफरेंस जरा ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। तो बेटे हायर एग्रीमेंट का मतलब होता है रेंटल एग्रीमेंट, और परचेज एग्रीमेंट का मतलब इट मीन्स द हायरर। हायरर मतलब हायर परचेजर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट, वरना वो किस्तें भरता रहेगा। ऑप्शन है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करके वो उसका क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। हायर परचेज एग्रीमेंट के दो एलिमेंट होते हैं, एक है एलिमेंट ऑफ बेलमेंट और एक एलिमेंट ऑफ सेल। एलिमेंट ऑफ बेलमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने ना कोई कार किसी से हायर करी, कार ली आपने, मान लो आपको पंजाब जाना है, शादी है आपके घर में, एक फॉर्च्यूनर आपने दिल्ली में किसी टूर एंड ट्रेवल से ले ली, तो फॉर्च्यूनर लेकर चले गए, 5 दिन बाद आप वापस, 5 दिन की शादी थी मान लो, तो 5 दिन का आपने किराया भरा होगा और 5 दिन बाद वो फॉर्च्यूनर आपने किसको दे दी होगी? टूर एंड ट्रेवल को, ये बेच दी होगी पंजाब में। दारू पीने का मन किया, कैश नहीं है, ठेके को दिया है, ये लो पकड़ चाबी, ला एक बोतल दे, ऐसा करेंगे? तो वो 5 दिन के लिए वो कार जो आपके पास थी, उस टॉपिक को कहते हैं क्या? बेलमेंट। मैंने बताया हुआ है बेलमेंट का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स या पोजीशन ऑफ गुड्स। तो टूर एंड ट्रैवल ने आपको कार की क्या ओनरशिप दी थी? सिर्फ पोजीशन दी। तो आपने उसके बदले में क्या पे किया होगा? समझ में आ गई बात? तो ये तो कार वाला हो गया। और जो फ्रिज वाला हुआ है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? समझ गए? नहीं समझे? ओके। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस, तो सर सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई? हायर परचेज में कब हुई? ऑन पेमेंट ऑफ, सो द हायर वेंडर कंटिन्यू टू रिमेन द ओनर ऑफ द। सेल में गुड्स की ट्रांसफर ऑफ कस्टडी कब होती है? हो सकता है फ्यूचर में मैं गुड्स की कस्टडी दूं सेल में। ओवन वाले केस में कब ली थी मैंने कस्टडी? 1-2 दिन बाद। सेल में अमेज़ॉन पे तुम सामान खरीदते हो तो डिलीवरी कब होती है? 2 मिनट में, जैसे ही बटन दबाया वैसे गेट पे आ गया। बेटे वो ऐड में ही होता है, असल में नहीं होता। 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। तो लेकिन हायर परचेज में सर इमीडिएटली, अरे आप तो सामान के लिए ही जा रहे हो, वही नहीं लेके आए। हायर परचेज में गुड्स की डिलीवरी इमीडिएटली होती है। सही है? राइट टू रीसेल, क्या बायर रीसेल कर सकता है गुड्स को? कभी भी उसका गुड्स से कुछ भी करे। लेकिन हायर परचेजर गुड्स को ना तो सेल कर सकता है, ना किसी के पास गिरवी रख सकता है। भाई सेल और गिरवी तब रखूंगा ना जब मैं मालिक होऊंगा, मैं तो मालिक ही नहीं हूँ। और लास्ट है राइट टू रिटर्न द गुड्स। क्या जनरली बायर सेलर को गुड्स रिटर्न कर सकता है? नहीं, जनरली बोला है। ये तो आजकल अमेज़ॉन पे 7 डेज रिप्लेसमेंट आ गया है, रिटर्न आ गया है। नहीं तो पहले ना कभी किसी दुकान से सामान खरीदो और दुकान के सबसे कोने वाले एरिया में पढ़ना एक चीज़ लिखी होगी, बिका हुआ माल वापस। अच्छा, उसको तुम पढ़ नहीं सकते, उसको तुम तभी पढ़ सकते हो जब तुम रिटर्न करने आओ, तब सेलर बोलेगा बेटे वहाँ देख। अच्छा ये कब लिखा, ये कहाँ लिखा है, ये तो बताओ पहले। कोने में लिखते हैं बिल्कुल, ताकि खरीदते वक्त तुम पढ़ ना पाओ और रिटर्न करते वक्त तुम्हें वो पढ़ा भी सके। बिका हुआ माल वापस। लेकिन हायर परचेज में मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, तो मैंने बोला कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, अपना सामान वापस ले ले। वो ले लेगा। सामान को तूने जितना यूज़ किया उतने का तूने मुझे क्या भर दिया?
किराया भर दिया। कुछ समझ में आया? आया बेटे समझ में? तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। क्लियर है? चलो आज यहीं छोड़ते हैं, आपका टेस्ट बीच में था, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा होगी, ठीक है? जो 15 मिनट 12 मिनट पहले ख़त्म हो रही है, अगली क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा होगी। ओके बेटे?